हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में डिस्कशन किया था। कुछ कुछ बॉडीज या ऑब्जेक्ट के हमने एफबीडी ड्रॉ किए थे लास्ट क्लास में। सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। आज हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट। कुल मिलाकर अगर बात कहें तो हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी सीरीज में। सबसे पहले हमने देखा कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फोर्स क्या होते हैं और किस किस टाइप के हो सकते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसा हो सकता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एफबीडी के बारे में डिस्कस। एफबीडी से मेरा मतलब यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम से ही है। अब ये 3 लॉज हमने पढ़े हैं, इनकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। बिफोर वी प्रोसीड पढ़ लेते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर कभी कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके जेईई मेंस में और एडवांस में पूछे सकते हैं, पूछे गए हों उनकी एप्लीकेशन को यूज करके। तो इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? फिलहाल के लिए तो हम इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम वो स्टेट है व्हेन अ बॉडी एक्सपीरियंसेस अ नेट फोर्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ इक्विलिब्रियम का कुछ और मतलब नहीं सर, एफ नेट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, एज ऑफ नो मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि भाई हमारा जनरली 99% केसेस में हमारा जो एफ इक्वल टू एम में ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। एक्चुअल में फॉर्मूला सेकंड लॉ ये है नहीं एफ इक्वल टू एम में। सेकंड लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। अगर मास कांस्टेंट है उस केस में हमारा एफ इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी आता है, विच इज डी वी बाई डी टी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, सो एफ इक्वल टू एम में आ जाता है। अभी जब तक ना कहा जाए हम मान के चलेंगे कि बॉडी का मास जितना था वैसा का वैसा ही मेंटेन रहेगा। तो मैं एफ इक्वल टू एम यूज करने वाला हूं। कुल मिलाकर के बात यह है एफ नेट आपका 0 होगा। एफ नेट 0 होने का मतलब है, अगर मैं कहूं कि बॉडी का मास चेंज नहीं हो तो मैं कह सकता हूं मास इनटू एक्सेलरेशन 0 होगा। मास ऑफ बॉडी आपका 0 नहीं लेंगे हम, है ना। मास ऑफ किसी बॉडी को आप बॉल है, कोई ऑब्जेक्ट किसी को थ्रो करो, उसका मास 0 कैसे कंसीडर करें? 0 नहीं होगा। इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी 0 होने वाला है। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब काइनेमेटिक्स में आप लोगों ने ये बात पढ़ी है ऑलरेडी। हम ऑलरेडी जानते हैं कि एक्सेलरेशन 0 का मतलब है, ऐसा जरूरी नहीं कि बॉडी रेस्ट में है, जरूरी नहीं है, पॉसिबिलिटी। एक्सेलरेशन 0 का होने का मतलब है, एक्सेलरेशन होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो तब हम कह सकते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन 0 हो। और याद रखिए कि आपकी जो वेलोसिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप 10 मीटर पर सेकंड से किसी सर्कल के चारों तरफ आप दौड़ रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड इज अ बिग नंबर। उसेन बोल्ट की स्पीड लगभग 9.54 के आसपास है। इतने आपका इतने सेकंड उन्होंने लिए थे लगभग 100 मीटर रेस के लिए, तो लगभग अप्रोक्सीमेट। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड इज अ बिग नंबर बाय द वे। तो 10 मीटर पर सेकंड रिलेटेड भी आप दौड़ रहे हैं या बाइक चला रहे हैं सर्कुलर पाथ पर, तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। इस उसका मैग्नीट्यूड सेम है। एनीवे आइए जरा एक्सेलरेशन 0 होने का कब कब हो सकता है एक्सेलरेशन 0? जब सर वेलोसिटी का चेंज 0 होगा। मैं कह सकता हूं एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी 0। इसका मतलब क्या सर? जितनी इनिशियल वेलोसिटी है वही आपकी फाइनल वेलोसिटी है इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अगर वेलोसिटी 0 है, इन केस इफ इनिशियल वेलोसिटी 0, इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी भी आपकी 0 ही होने वाली है। मतलब आपका बॉडी रेस्ट में है। ठीक है, इस तरह की इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे बॉडी रेस्ट में है। और रेस्ट को मेरे ख्याल से हम वर्ड यूज कर सकते हैं स्टैटिक। बॉडी इज एट रेस्ट, या फिर इस तरह की इक्विलिब्रियम जहां पर बॉडी मूव नहीं करती है, वी कॉल इट एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को बार बार पूरा वर्ड में लिख के मैं इक्विलिब्रियम लिख रहा हूं, आप लोग समझदार है, समझ जाएंगे। दूसरी सिचुएशन, अगर आपकी वेलोसिटी चेंज तो नहीं हो रही है लेकिन 0 नहीं है, मान लेता हूं इनिशियल वेलोसिटी कुछ रही होगी बट नॉन 0 है। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी नॉन 0 मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसका मतलब बॉडी आपका मोशन में है। बॉडी इज इन मोशन, और मोशन भी कैसा? यूनिफॉर्म मोशन। सर आपको कैसे पता यूनिफॉर्म? बेटा एक्सेलरेशन 0 है, जैसी वेलोसिटी पहले थी वो ऑब्जेक्ट की सदा ही ऐसी मेंटेन रहेगी। इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या सर ऐसा हो सकता है कि बॉडी
चल रही हो उसके ऊपर नेट फोर्स 0? आंसर है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। पक्की बात, बिल्कुल 100%। सर हम फुटबॉल को हिट करते हैं, रुक जाती है, बेटा फ्रिक्शन की वजह से रुकती है। अगर जितना फ्रिक्शन का फोर्स है एग्जैक्टली उतना ही फोर्स आप लगाते रहो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी टेबल के ऊपर, किसी चेयर के ऊपर, तो ऑब्जेक्ट कभी नहीं रुकेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी चलता रहेगा, वैसे कह सकते हैं। बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, मोशन यानी कि बॉडी आपकी चल रही है, डायनामिक स्टेट में है, लेकिन इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स 0 है, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को वी कॉल इट एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो याद रखना है, गलती नहीं करना कि कोई कहे कि आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में, तो आंख बंद करके बच्चे के दिमाग में तो अच्छा इक्विलिब्रियम में मतलब रेस्ट में ना, ऐसा जरूरी नहीं है। इट मे बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट में हो सकती है, इट मे बी इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। बच्चे गड़बड़ करते हैं यहाँ पर, ध्यान में रखनी इस बात को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेट फोर्स इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 होने का मतलब बिल्कुल नहीं कि बॉडी रेस्ट में होगी, इट मे बी इन रेस्ट और इट मे बी इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। याद रखिए, गड़बड़ होने के चांसेस है, तो नोट करके इस बात को लिख लेना कहीं पर। देखिए इक्विलिब्रियम और भी टाइप की हो सकती है, जब हम रोटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब हम टॉर्क वगैरह को इंट्रोड्यूस करेंगे, अभी हम टॉर्क की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक, तो इस बात को याद रखना। इफ एन ऑब्जेक्ट, ये नोट बना कर लिख लेना आप लोग, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, it may be not essentially, may be in rest or in state of यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं, उसका वेक्टर मतलब पार्टिकल की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कुछ नहीं बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो, आपका लेटरल में 20 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ ही चलते रहना है, इसको बोलोगे आप यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपने 1 डिग्री का एंगल भी चेंज कर दिया, आपका यूनिफॉर्म मोशन नहीं बचेगा, देयर विल बी एक्सेलरेशन। सॉरी 1 डिग्री चेंज कर दे, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट हो। और अगर आपकी बॉडी रेस्ट में है तो हम इसको बोल रहे हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक मतलब रुके हुए, बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में वी आर कॉलिंग इट एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसको नोट डाउन कर लीजिए, अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन लेंगे कुछ। आइए 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन वगैरह फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, इसके मैंने अलग अलग पार्ट बना लिए हैं, इसको आप चाहे फर्स्ट पार्ट मान लो। दोनों क्वेश्चन में आपको स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कैलकुलेट करनी। एक मास है विच इज हैंगिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग, रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम है। अगर इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स होंगे 0। सर एवरीडी बनाना हमने सीख लिया है, नीचे की तरफ फोर्स रहेगा mg, ब्लॉक नीचे नहीं गिर रहा, ऊपर की तरफ रहेगी टेंशन। मैंने आप लोग को बताया था टेंशन सदा ही ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट, जिस पॉइंट पर आप देख रहे हो, ठीक है। तो टेंशन कितनी आ गई, ब्लॉक ना कहीं भाग रहा है ना दौड़ रहा है ना कोई एक्सेलरेशन, तो टेंशन इक्वल टू आ गया सर mg, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग चाहें तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग इनको क्वेश्चन को पहले पॉज करके खुद से सोल्व करें। देखो क्या होगा, एक रस्सी थी, रस्सी से पहले मास एम टांगा होता है, यही मान लो इसको। मैंने इस मास m के साथ 2 रस्सियां और अटैच कर दी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसको थोड़ा खींच करके इधर बांध दिया, ऐसा, इसको खींच कर इधर बांध दिया, और साथ में यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ पर 30 डिग्री एंगल बन रहा है। पूछ रहा है हमें टेंशन निकालनी, कौन सी टेंशन, सारी की सारी टेंशन। ये इस वाली रस्सी में टी नॉट, इसमें T1, इसमें T2, इधर T3 एंड हियर इज T4। ये सारी की सारी पांचों की पांचों टेंशन निकालनी है। तो ये देखते हैं, 1 बाय 1 करके देखते हैं। आप लोग पॉज करके एक बार ट्राई कर लें। यहाँ पर एक रिजिड वॉल मान लीजिए ऐसी, और ये आपकी ऊपर से सपोर्ट है, छत है। ये मास रेस्ट में, यस सर, इक्विलिब्रियम में होगा, हाँ जी, एवरीडी बनाते हैं इसका, केवल मास m का। नीचे की तरफ फोर्स आप कहेंगे सर mg, ऊपर की तरफ सर T1 T2 T3, ना 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 ना, हम यहाँ पर केवल डायरेक्ट फोर्सेस का डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है केवल उसी को देखना है, जिस पॉइंट पर आप बात कर रहे हैं। इनडायरेक्ट फोर्सेस की बात नहीं, जो डायरेक्टली लग रहा है। तो केवल m के ऊपर एक फोर्स लगता दिखाई पड़ रहा, कौन सा, रस्सी की, इस वाली रस्सी, जो हिस्सा रस्सी का, इसकी टेंशन किधर होगी सर, ऊपर की तरफ, ये रहा T नॉट। सर इन सबका इंपैक्ट नहीं होगा, इनका इंपैक्ट होगा, होने दो, हमें इंडिकेट नहीं करना। मैंने बताया था एवरीडे हम बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्सेस को इंडिकेट कर रहे हैं। मैं इसका एवरीडे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस ये नहीं लग रहे, इसके एग्जैक्टली डायरेक्टली ऊपर कौन लग रहा है, टी नॉट और mg, दैट्स इट। तो टी नॉट की वैल्यू आ चुकी है हमारी, सो टी नॉट इक्वल टू mg, एक आंसर मिल गया है। सर अभी T1 T2 T3 बहुत सारे बाकी, कोई बात नहीं। इस पॉइंट का नाम, इस जो जंक्शन है इसको मैं मान लो, इसका नाम बी दे देता हूँ।
पॉइंट ए पर आइए, इसका मास कुछ भी नहीं है, नहीं सर बिल्कुल नहीं, तो पॉइंट ए का एवरेज बनाते हैं। नीचे की तरफ यहां से देख रहे हो तो मैंने आप लोगों को बताया था रस्सी में जब भी टेंशन देखोगे इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो नीचे की तरफ रहेगी टी नॉट, लेफ्ट की तरफ अवे फ्रॉम इट दैट इज टी1, सबको बना लेता हूं, नीचे की तरफ टी नॉट, लेफ्ट की तरफ आपका टी1। ये बातें किसके बारे में, पॉइंट ए के ऊपर बना रहा हूं मैं। एक फोर्स और है सर टी2, टेंशन टू टी2 इस रस्सी में इधर की तरफ कहीं, जो कि वर्टिकल के साथ एंगल बना रही है 30, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज T2। सर आपने ऊपर की तरफ क्यों ली, क्योंकि वी ऑलवेज मेक द टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो मैं यहीं पे मार्क कर देता हूँ, यहाँ से इधर की तरफ होगी, यहाँ से इधर की तरफ, यहाँ से इधर की तरफ, यहाँ से इधर, हियर लाइक दैट, ऐसे कुछ रहेंगे टेंशन, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी, इसका तो मास भी नहीं है, मास ही नहीं है, F = m में, तो फोर्स कितना, 0 सर, नेट फोर्स 0 मतलब इक्विलिब्रियम में। हाँ, तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। नेट फोर्स 0 किधर सर, लेफ्ट में, राइट में, ऊपर नीचे, आप किसी भी डायरेक्शन में कर दीजिए। नेट फोर्स 0 होने का मतलब है एक्स डायरेक्शन में, वाई में, जेड में, अलोंग दी वर्टिकल, अलोंग दी हॉरिजॉन्टल, किसी भी डायरेक्शन में आपकी मर्जी की, ठीक है। आइए करते हैं, ऊपर की तरफ फोर्स कौन सा है, आप कहेंगे सर T2 का कोई कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट है, कोस, सो T2 का cos 30 विल बी इक्वल टू T0, और मेरे ख्याल से T0 हमें पता है किसके बराबर है, mg के, सो T2 हमारे पास आ चुका है विच इज नथिंग बट mg/cos 30, और cos 30 मेरे प्यारे बच्चे सबको पता होगा √3/2 होता है, सो mg/√3 और 2 चला जाएगा ऊपर, क्लियर। T2 कैलकुलेट होगा, T2 कैलकुलेट होगा तो T1 भी कैलकुलेट होगा, कैसे सर, मैं नेट फोर्स 0 कर रहा हूं, राइट की तरफ लगने वाले फोर्स लेफ्ट की तरफ लगने वाले फोर्स के बराबर, क्योंकि पॉइंट, ये पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम। राइट की तरफ फोर्स, आप कहेंगे सर T2 का कोई कंपोनेंट है, कौन सा है, कोस इधर है तो साइन इधर होगा, राइट की तरफ है T2 का sin 30, लेफ्ट की तरफ कौन है सर, केवल T1, T0 नहीं तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, दैट इज T1, सो T1 इज नथिंग बट T2 कितना आया, 2mg/√3, और sin 30 कितना होता है, 1/2, ये मारा गया mg/√3, क्लियर है, क्लियर। T1 आ गया, T2 आ गया, T0 आ गया, T3 आ जाइए पॉइंट बी के ऊपर, पॉइंट बी, ये लो, पॉइंट बी के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं सर, एक लेफ्ट की तरफ लग रही है T3, ये लो भाई सर, वर्टिकली एग्जैक्टली डाउनवर्ड नहीं बट इधर की तरफ बी से ए की तरफ लग रही है, इट्स नथिंग बट T2 जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और ये एंगल बना रही थी यहाँ पर 30 डिग्री का। एक साइड T4 लग रही है, ये लो भाई T4 इधर, कितना 60 डिग्री का एंगल, ओके। जैसा ए था वैसा ही भी, इसका कोई मास नहीं है, नेट फोर्स इसके ऊपर भी 0 है, मास ही 0 तो नेट फोर्स 0 होने वाला ऑब्वियसली, ठीक। आई ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स सर, नीचे की तरफ लगने वाले, लेफ्ट की तरफ लगने वाले फोर्स सर, राइट की तरफ लगने वाले, इक्विलिब्रियम का मतलब यही है, नेट फोर्स 0 और नेट फोर्स हर डायरेक्शन में 0 होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, और एक्स डायरेक्शन के वेक्टर का वाई डायरेक्शन से कोई लेन देना नहीं है, तो अगर किसी एक डायरेक्शन में आप अगर नेट फोर्स 0 बोलते हैं मतलब एक्स वाई जेड हर डायरेक्शन में 0 ही है। आइए राइट की तरफ लेफ्ट की तरफ बराबर करते हैं, या ऊपर की तरफ नीचे की तरफ बराबर करते हैं। ऊपर की तरफ देखो जरा, T4 का cos 60 बैलेंस करोगे नीचे की तरफ सर T2 नहीं, T2 का ये वाला कंपोनेंट, T2 का cos 30, और मेरे ख्याल से T2 हमने कैलकुलेट कर लिया था, कितना था T2, ये रहा सर 2mg/√3, cos 30 is √3/2 सर, T4 cos 60 is 1/2, √3 से √3, 2 से 2 मारा गया, T4 की वैल्यू हो गई है 2mg के बराबर, ठीक है, आंसर क्लियर है। T4 आ गया तो T3 भी आ गया, राइट की तरफ फोर्स लगने वाले, लेफ्ट की तरफ के फोर्स बराबर कर दीजिए। राइट की तरफ कौन है, T4 का sin 60, लेफ्ट की तरफ कौन सर T3, बस लाना। अभी एक और कौन सा, T2 का भी कंपोनेंट है इधर, T2 का sin 30, क्लियर है, ठीक है सर। मुझे T4 मेरे पास है, T3 मुझे कैलकुलेट करना, तो T3 विल बी इक्वल टू T4 कितना 2mg sin 60 is √3/2 माइनस T2 का sin 30, T2 कितना दिस मच 2mg/√3 और sin 30 is 1/2, that is mg√3 minus mg/√3, so
43 इज कमिंग आउट टू बी, mg को आप बाहर पटक दीजिए, √3 माइनस 1/√3। मेरे ख्याल से बात आप लोगों को समझ में आ रही है। नोट डाउन कीजिए, फिर इस पर और करते हैं। ये जो पार्ट है इसको कंप्लीट करते हैं। आप लोगों ने खुद से ट्राई कर लिया। कह रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स बताना है। कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे आ रहे होंगे? एक तो इन दोनों बीच में हो सकता है, यानी नॉर्मल फोर्स को मिला करके। हमारी सरफेस सारी स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन वगैरह भी पिक्चर में नहीं है, ठीक है। इन दोनों बीच में हो सकता है, और इन दोनों बीच में हो सकता है। तो कुछ मैं नाम दे देता हूँ इसको। सुनिए, यहाँ पर आपकी दीवार है, तो ब्लॉक कहीं मूव तो नहीं करें, एक्सेलरेशन तो जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है नेट फोर्स जीरो होंगे। अगर नेट फोर्स जीरो है, अगर मैं पहले वाले का एफबीडी बनाऊं तो कैसा हो? नीचे की तरफ m1g, उसको काउंटर कर रहा होगा आपका नॉर्मल ऑन 1 ड्यू टू द ग्राउंड, n1g नाम देता है उसको मैं। इधर से फोर्स लग रहा है F, ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा, रेस्ट में है, नेट फोर्स जीरो है। इधर की तरफ आपका फोर्स मान लेते, उसका नाम देता हूं नॉर्मल। इन दोनों के बीच का नॉर्मल आप लेट इट बी कंसीडर एज n, ठीक है, n कंसीडर कर लेता हूं। तो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में तो n1g किसके बराबर आ जाएगा? m1g के। ऊपर की तरफ का फोर्स, नीचे की तरफ का फोर्स, राइट की तरफ का फोर्स, लेफ्ट की तरफ की फोर्स। राइट कौन है? F, लेफ्ट की तरफ कौन है? n। तो n की वैल्यू आ गई, n1g की वैल्यू आ गई। क्लियर? अब जरा m2 का ड्रॉ करते हैं। m2 नीचे की तरफ m2g, ऊपर की तरफ नॉर्मल ऑन 2 ड्यू टू द ग्राउंड, और तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर इस वाले ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल n लग रहा है तो ये भी इसके ऊपर n लगाएगा, तो इसके ऊपर इधर की तरफ कर देता हूं मैं n, ठीक है। ओके सर, दीवार इसको आगे जाएगी, दीवार इसको प्रेस कर रही है इधर की तरफ, तो इधर आया तो नॉर्मल ऑन 2 ड्यू टू दी वॉल। क्लियर है? और कोई नहीं, दैट्स इट। तो और इस n की वैल्यू तो पता है मुझे कितनी, f के बराबर है। तो एक तो वैल्यू आ गई, नॉर्मल ऑन 2 ड्यू टू दी वॉल इज नथिंग बट f के बराबर है। दूसरा आपका नॉर्मल ऑन 2 ड्यू टू द ग्राउंड इज नथिंग बट m2g, दैट्स इट। और कोई फोर्स नहीं है पिक्चर में, फ्रिक्शन वगैरह का रोल अभी फिलहाल है नहीं। चलिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। हमें इन तीनों क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। आप लोग पहले पॉज करके इनको खुद से सोल्व करके देख लें, नहीं समझ आएगा तब इसको आप कंटिन्यू करें वीडियो को। मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूँ। देखिए, दो सरफेस है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? एक सरफेस S1 है, एक सरफेस S2। इसकी वजह से नॉर्मल होगा, उसका नाम है लेट से n1। इसकी वजह से नॉर्मल होगा, उसका नाम से लेट से n2। तो इसकी वजह से n1 इधर की तरफ कहीं लग रहा होगा, यहाँ पर एंगल थीटा है, यहाँ पर एंगल थीटा है, यहाँ पर n2 लग रहा होगा, ठीक है। अगर इसका FBD देखूँ तो FBD विल बी समथिंग लाइक नीचे की तरफ mg ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल सरफेस S1 की वजह से नॉर्मल समवेयर हियर। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ ये आपको एंगल कैसे मार्क करना है। जितना एंगल इंक्लाइन प्लेन और हॉरिजॉन्टल के बीच में होगा वही एंगल नॉर्मल और वर्टिकल के बीच में होगा, दैट इज थीटा। अच्छी बात यह है यहाँ पर भी थीटा, यहाँ भी थीटा, ये एंगल अलग अलग भी हो सकते थे, तब भी हम कर लेते इसको। खैर, इधर से नॉर्मल आपका इधर की तरफ कहीं, यहाँ पर भी थीटा, यहाँ भी थीटा, तो दैट एंगल विद द वर्टिकल विल अगेन थीटा। आपका बॉल या फुटबॉल जो भी है रेस्ट में है, फुटबॉल अच्छी नहीं बनी, उसके साथ हवा निकल गई है थोड़ी बहुत, है ना। चलिए, तो ऐसा कुछ डायग्राम बन रहा है। इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि नेट फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो होगा, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब आपका फोर्स आप चाहे हॉरिजॉन्टल में कहिए, वर्टिकल में कहिए, अलोंग द एक्स एक्सिस कहिए, अलोंग द वाई एक्सिस कहिए, अलोंग द इंक्लाइन कहिए, अलोंग द नॉर्मल, किसी भी डायरेक्शन में ले लो, यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है। दैट नॉर्म आपका नेट फोर्स विल बी जीरो, आपके आंसर हर जगह से सेम आएंगे। चलिए, तो राइट की तरफ के फोर्स इक्वल टू लेफ्ट की तरफ के फोर्स। राइट की तरफ फोर्स कौन सा है? n2 का कोस तो ऊपर हो गया, n2 का साइन, तो राइट की तरफ हो गया n2 का साइन थीटा, इक्वल टू होगा लेफ्ट की तरफ फोर्स n1 का कोस ऊपर की तरफ है, साइन थीटा इधर है, दैट विल बी इक्वल टू n1 का साइन थीटा। अच्छी बात यह है दोनों ही, और थीटा हमें मैं आपको देता हूँ, थीटा इज लेट बी, कुछ एंगल लेना चाहे ले सकते हैं, नहीं भी लेना तो थीटा के टर्म्स में बात हो सकती है। चलिए थीटा के टर्म्स में बात कर लेते हैं, दोनों थीटा की थीटा ही है, तो यहाँ से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, ये तो समझ में आ गया कि नॉर्मल 1 विल बी इक्वल टू n2, दोनों के दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब आइए, दोनों बराबर हैं तो कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा? अब ऊपर की तरफ
ये हमने हॉरिजॉन्टल का लॉन्ग कर लिया है। नेट फोर्स जितना राइट की तरफ है उतना लेफ्ट की तरफ, जितना नेट फोर्स ऊपर की तरफ है उतना ही नीचे की तरफ होगा। ऊपर की तरफ फोर्स कितना होगा सर, N1 का कोस थीटा, N1 का कोस थीटा प्लस सर N2 का भी कोस थीटा है, और नीचे इक्वल टू नीचे की तरफ फोर्स, नीचे की तरफ फोर्स कितना mg, और N1 और N2 दोनों बराबर है, लेट्स से दोनों के दोनों इक्वल टू n, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2n cos थीटा इक्वल टू mg, सो n इज कमिंग आउट टू बी mg अपॉन 2 cos थीटा, और दोनों ही नॉर्मल इक्वल थे तो दोनों के दोनों की वैल्यू यही आ गई। N1 भी इतना है और N2 भी इतना है, किसके बराबर, n के, विच इज नथिंग बट mg बाई 2 cos थीटा। क्लियर है? आइए जरा सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मान लेते हैं इसका मास m है, फुटबॉल है, एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, एक ये बिल्कुल वर्टिकल वॉल है, डायग्राम इज समथिंग लाइक दैट, और ये आपकी एक वॉल यहाँ पर है। आइए एबिल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर रेस्ट में रुका हुआ है, सारे ही मैंने तीनों ही डायग्राम इक्विलिब्रियम वाले लिए हैं। आप चाहें तो कैलकुलेट द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम और इन रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट। तीनों के तीनों केस में बॉडी को रेस्ट में मान के चल रहा हूँ, ठीक है। आइए इसका एबिलिटी देखें। सर नीचे की तरफ mg होगा, एग्री। ये वाली जो दीवार है ना, जो इंक्लाइन प्लेन है, इसको पुश कर रहा होगा, प्रेस कर रहा होगा, देखे तो इधर की तरफ कहीं नॉर्मल होगा, इसका नाम आप लेट्स से N1 दे देता हूँ, इसको सरफेस S1 मान लेता हूँ। ये जो वॉल है ये भी इसको इधर की तरफ प्रेस कर रही है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी इधर भागने की, भाग नहीं रहा, तो इधर की तरफ होगा एक और नॉर्मल ड्यू टू दी वॉल। आइए एफबीडी बनाते हैं एंड देन विल सॉल्व। एफबीडी देखें इसका, नीचे की तरफ सर mg फोर्स, एग्री, एक नॉर्मल N1, इधर की तरफ कुछ नहीं होता, एग्जैक्ट एंगल बनाइए। इस इनक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल साथ एंगल है 30 डिग्री, तो इसके ऊपर जो नॉर्मल है उसका एंगल वर्टिकल के साथ भी 30 डिग्री ही होगा, सो दैट एंगल विल बी 30 डिग्री। क्लियर है? ओके, देयर इज वन मोर फोर्स, नॉर्मल ड्यू टू द वॉल टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। एवरीबॉडी समझ में आ गया? यहाँ पर अगेन इक्वेट कर लेते हैं ऊपर की तरफ के फोर्स, क्योंकि आपका जो सिस्टम है इट इज एट रेस्ट और यू कैन से इन इक्विलिब्रियम, तो बेटा ऊपर की तरफ का फोर्स नीचे की तरफ के फोर्स करो, लेफ्ट की तरफ का फोर्स राइट की तरफ के फोर्स के बराबर, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। पहले ऊपर की तरफ देख लेते हैं सर, लेफ्ट राइट को देख, कोई सा भी देख लो आंसर आ जाएगा। ऊपर की तरफ फोर्स कितना है, NW का तो कोई कंपोनेंट नहीं है, केवल N1 का है, यानी कि N1 का ये वाला कंपोनेंट जो आपका थीटा एंगल से अटैच होता है वो कॉस वाला कंपोनेंट होता है। N1 का cos ऑफ 30 ऊपर की तरफ फोर्स है, बैलेंस कर रहा होगा नीचे की तरफ, नीचे इकलौता कौन, mg, ठीक है। तो N1 की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास mg अपॉन cos 30, और cos 30 की वैल्यू हम सब जानते हैं, विच इज नथिंग बट √3/2, तो नीचे √3, 2 चला जाएगा ऊपर, 2mg/√3, दैट इज द वैल्यू ऑफ N1, ठीक है। ओके सर, ये बात होगी। दूसरी बात सर, एक और नॉर्मल है, नॉर्मल ड्यू टू दी वॉल, इसको तो कैलकुलेट करना, बिल्कुल लेफ्ट की तरफ के फोर्स राइट की तरफ के फोर्स के बराबर। लेफ्ट की तरफ कितना है, NW, इसको बैलेंस कर रहा होगा राइट की तरफ का फोर्स, राइट की तरफ कौन सा, N1 का साइन कंपोनेंट, तो नॉर्मल ड्यू टू दी वॉल इज नथिंग बट N1 की वैल्यू रही 2mg/√3, और साइन 30 होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कमिंग आउट टू बी mg/√3। आई थिंक बड़े आसान से क्वेश्चन है, आप सबको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। आप किसी भी डेस्क में ले सकते हो, आपके आंसर बिल्कुल ठीक आएंगे। नेट फॉर 0 कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहीं कोई डाउट कंफ्यूजन हो, कुछ समझ ना आए तो प्लीज बिंदास होकर पूछ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक ब्लॉक है जिसका मास 1 किलोग्राम दे रखा है, इसके ऊपर एक बाहर से फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन को ऊपर की तरफ, पूछ रहा है कि यहाँ पर नॉर्मल कितना होगा। आइए देखते हैं। अब एक चीज समझो, पहले तो इसको समझो कि आपका ऑब्जेक्ट ऐसा तो नहीं कि ऊपर लिफ्ट कर जाए उठ जाए, तो नीचे की तरफ फोर्स कितना होगा, नीचे की तरफ होगा mg। जी की वैल्यू हम जब तक कुछ नहीं दिया गया आप 10 लेके चल सकते हैं। क्वेश्चन में दे रखा कि भाई 9.8 है, फिर 9.8, चलिए मैं 10 ले लेता हूँ। तो नीचे की तरफ फोर्स होगा mg कितना होगा, 10 × 1 10 न्यूटन, ऊपर की तरफ है 5, तो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है। क्वेश्चन में भी रखा बॉडी इज एट रेस्ट, नेट फोर्स नीचे की तरफ ही है, कहीं ऐसा ना हो और बॉडी उठ जाए ऊपर की तरफ, ठीक है। तो नीचे की तरफ mg
बॉडी रेस्ट में तो नेट फोर्स 0 होंगे, हाँ जी सर। ऊपर की तरफ एक फोर्स तो हम खुद लगा रहे हैं, एफ या एफ नॉट कुछ भी कह दीजिए। पैरेलली बॉडी अभी भी नेट फोर्स नीचे की तरफ है, तो बॉडी जो है इसको प्रेस कर रही होगी, आपस में एक दूसरे को प्रेस कर रही होंगी, तो पक्के बाद में नॉर्मल रहेगा। तो ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर, जो ऊपर रखा ब्लॉक ग्राउंड ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा रहा होगा। तो ये रहा आपका एफ बी डी एन। आप कर दीजिए इक्विलिब्रियम में, ऊपर की तरफ के फोर्स नीचे की तरफ के फोर्स के बराबर है, तो एफ प्लस एन विल बी इक्वल टू एम जी। एफ की वैल्यू कितनी है? 5 न्यूटन। नॉर्मल कैलकुलेट करना है सर, एम जी 1 है, जी की वैल्यू 10, तो नॉर्मल की वैल्यू आ गई है 10 माइनस 5 विच इज नथिंग बट 5 न्यूटन। ठीक है, अगर मैं एग्जैक्टली 10 न्यूटन अप्लाई कर देता, मान लेता हूं मैं कि मैं ना ऊपर वाला फोर्स, इसी का मैं फोर्थ एक पार्ट बना दूं, इफ एफ इक्वल टू 10 न्यूटन, अब कितना होगा? ऊपर की तरफ 10 न्यूटन, नीचे की तरफ ये भी 10 न्यूटन है, तो अब आपका नॉर्मल, इवन दो बॉडी इज इन रेस्ट, पॉसिबल है नेट फोर्स 0 हो, बॉडी आपकी रेस्ट में, बिल्कुल हो सकता है बॉडी रेस्ट में है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन के लिए 0 आ जाएगी। मैं बताता हूँ क्या कह रहा हूँ। नीचे की तरफ बेटा एम जी फोर्स, हाँ जी सर, ऊपर की तरफ आपका 10 न्यूटन जो आपने अप्लाई किया है, नॉर्मल पता नहीं अभी मुझे, मैं मान लेता हूँ चलिए ऊपर की तरफ है, एन के लिए 0 आने वाली है। इक्वेशन लिखते हैं जैसी थी, 10 प्लस एन इक्वल टू एम जी, एम जी की वैल्यू कितनी है 10, 10 प्लस एन इक्वल टू 10, 0, एन की वैल्यू 0। ठीक है बात सर अगर मैं ऊपर की तरफ 11 न्यूटन लगाया था तो बेटा बॉडी एक्सेलरेट होने लगती ऊपर की तरफ। और नॉर्मल सर, नॉर्मल अगर मैं भी सोचूं, मान लो मैं 10 की जगह 11 न्यूटन लगा दूं, तो यहाँ पर क्या गया 11 प्लस एन इक्वल टू 10, एन की वैल्यू जाएगी -1। नॉर्मल आप ऊपर की तरफ ले रहे हो और -1 कह रहे हो डायरेक्शन, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि इस बॉडी के ऊपर नीचे की तरफ नॉर्मल लगा हुआ, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता भाई। ये बॉडी तो उसको ऊपर की तरफ ही प्रेस कर सकती है, नीचे की तरफ थोड़ी प्रेस कर सकती है। समझ आ गई बात? जब आप डायरेक्शन के साथ चीज़ों को लेकर चल रहे हैं उसके बाद भी आपका नॉर्मल नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, वो वैल्यू पॉसिबल नहीं, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो अगर आपका फोर्स 10 न्यूटन से ज़्यादा लग जाता है, पहले तो बॉडी रेस्ट में नहीं बसती फिर, ठीक है, और एन के लिए नेगेटिव आती है, मतलब आपका बॉडी कॉन्टैक्ट में। बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई। आइए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आइए ये क्वेश्चन और देख लेते हैं ऑन इक्विलिब्रियम कंसेप्ट। कह रहा है एक बॉल है और दो इंक्लाइन प्लेन जो कि ग्राउंड के साथ कुछ ऐसी सिचुएशन दे रखी है, ये ग्राउंड के साथ 37 बना रहा है और इस इंक्लाइन प्लेन और दूसरे इंक्लाइन प्लेन के बीच में जो आपका एंगल है वो 16 डिग्री है, 16 डिग्री है। तो हमसे पूछ रहा है कि नॉर्मल बताना आपको, नॉर्मल एक्शन, वही उसी पिछले क्वेश्चन का ही पार्ट है। तो मैं मान लेता हूँ दिस इज सरफेस 1, इसकी वजह से नॉर्मल होगा, उसका नाम n1 दे दूंगा। दिस इज सरफेस 2, इसकी वजह से नॉर्मल होगा, उसका नाम मैं n2 दे दूंगा। तो पूछ रहा है नॉर्मल निकालना है, मास की वैल्यू दे रखी है 10 किलोग्राम, दिस इज 37, दिस इज 16 डिग्री। यहाँ पर कई सारे मिस्टेक होने के चांसेस हैं, थोड़े अलर्ट होकर बड़े सावधानी से क्वेश्चन करना है। देखो इसका पहले एबीडी ड्रॉ करते हैं। सर नीचे की तरफ होगा mg, इस सरफेस पर नॉर्मल होगा समवेयर हियर, लेट्स से इट्स नेम इज n1। ठीक है, इस वाली सरफेस पर नॉर्मल होगा समवेयर हियर, लेट्स से इट्स नेम इज n2। आपको एंगल वगैरह ड्रॉ करने में गड़बड़ हो सकती है आपसे। पहला नॉर्मल आपका इंक्लाइन प्लेन और हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल है 37, तो इसकी वजह से नॉर्मल बन रहा है, मैंने रैंडम इधर की तरफ बना दिया। इसका एंगल मार्क कर लेता हूँ, वर्टिकल के साथ होगा आपका 37। ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ, दैट एंगल विल बी 37। ठीक है, जितना इंक्लाइन प्लेन और हॉरिजॉन्टल के बीच में होगा वही उस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल है उसके और वर्टिकल के बीच में होगा। ठीक है बिल्कुल सर। सर n2 चलो कितना एंगल बनाओ, 16 डिग्री। आंसर है 9, गलत। अगर आप लोगों ने 16 डिग्री बनाया, पहले पॉज करके प्लीज आप लोग खुद से ट्राई कर लें क्वेश्चन, फिर यहाँ पर देखना, तभी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अदरवाइज मेरे करने से मेरा रिवीजन होगा, आपका नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखना। चलिए 16 नहीं है, क्यों बेटा? सुनो, ये इन दोनों के बीच में 16 डिग्री है, यहां से हॉरिजॉन्टल से इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना है 37 प्लस 16, 37 प्लस 16 दैट विल कम आउट टू बी 53 डिग्री। तो बेटा हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन के बीच में 53 डिग्री, इसके ऊपर जो नॉर्मल है विच इज नथिंग बट n2, इसका और वर्टिकल के बीच में होगा 53 डिग्री। तो दिस एंगल विल बी 53 डिग्री। बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई है, समझ में आ गई है। बॉडी आपकी रेस्ट में, इक्विलिब्रियम में,
नेट फोर्स 0 कर दीजिए, ऊपर की तरफ के फोर्स, नीचे की तरफ के फोर्स, लेफ्ट की तरफ के फोर्स, राइट की तरफ के फोर्स के बराबर कर दीजिए। दिस इज N1, दिस इज N2। ठीक है, आइए लेफ्ट की तरफ के फोर्स, राइट की तरफ के फोर्स के बराबर। लेफ्ट की तरफ फोर्स कितना है सर? N1 का कोस तो ऊपर हो गया, N1 का साइन इधर की तरफ है, N1 का साइन 37 लेफ्ट की तरफ। राइट की तरफ फोर्स सर mg तो बिल्कुल पूरी तरह वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, राइट मतलब हॉरिजॉन्टल की, या राइट में कोई कंपोनेंट नहीं। N2 का कोस इधर है, N2 का साइन इधर, दैट विल बी इक्वल टू N2 का साइन 53। ठीक है, N1 साइन 53, साइन 37 होता है 3/5 एंड N2 साइन 53 होता है 4/5। 5 से 5 गया, सो 3N1 इक्वल टू आ गया हमारा 4N2 और आई कैन से N2 इक्वल टू आ गया 3/4N1। ठीक है, इस डेटा को मैं आगे यूज कर लूंगा। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारा लेफ्ट और राइट की बात होगी। अब जरा ऊपर और नीचे की तरफ बात करें। जितना फोर्स ऊपर की तरफ होगा उतना ही फोर्स नीचे की तरफ होगा। ऊपर की तरफ फोर्स सर N1 का क्या इकलौता कंपोनेंट है ऊपर, कौन सा? N1 का कोस 37 बराबर। नीचे की तरफ सारे फोर्सेस, नीचे की तरफ एक तो सर mg है, दैट्स इट। नो, N2 का कोस, N2 का कोस 53 डिग्री, N1 का cos 30, cos 37, N1 cos 37 is 4/5 will be equal to mg प्लस N2। अच्छा N2 की जगह लिख दूं, क्योंकि मुझे N1 के फॉर्म में सारा चीज आ जाएंगी। N2 की जगह लिख देता हूं मैं 3/4 N1 मल्टीप्लाई बाई 3/4 है ना, cos 53 is nothing but 3/5 अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है, ओके सर, यहाँ तक बात समझ में आ गया। 3 3 9, 5 4 20। इसको इधर ले आता हूँ मैं। N1 वाला टर्म, ये भी N1 वाला टर्म है। 4/5 माइनस 3 3 9 बटे 4 5 20, 4 × 5 विल बी इक्वल टू आपका mg मल्टीप्लाई में आपका N1। मेरे ख्याल से 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16, 16 में से 9 गए 7, 7/20 N1 will be equal to mg. So N1 will be equal to 20 mg/7। कोई मैथमेटिकल एरर हो तो प्लीज आप मुझे बता दें। 4 चौक 16 में से 9 गया 7, मुझे तो सब ठीक ही लग रहा है। 4 से मल्टीप्लाई किया मैंने, ओके ओके ओके। 3 5 चौक 20, ठीक है, मुझे तो सब ठीक ही लग रहा है। अब बाकी आप लोगों को एरर लगे तो आप मुझे एक बार मेंशन कर दें। मेरे ख्याल से सब ठीक है। N1 इतना आ गया। N2 कितना इसका? 3/4 टाइम्स है सर, 3/4 ऑफ 20/7 mg। 4 5 20, 5 3 15, 15/7 mg। दैट इज द वैल्यू ऑफ N2। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हैं। कहीं कोई मैथमेटिकल एरर या फिर कोई डाउट डिफिकल्टी हो प्लीज़ कमेंट बताइए।